हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का जो पेपर है वो मैं सॉल्व कराने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आज सेकंड यूनिट के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लूंगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ग्रुप थ्योरी। इसमें ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा हमें मिले हैं। पेपर अभी तक मार्केट में नहीं आया, मतलब पेपर एक्चुअली नहीं आया है। तो जब तक पेपर नहीं आता है तब तक हमें जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं हम उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। हो सकता है किसी ऑप्शन में कोई यहाँ पे समस्या नजर आए तो उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज करिएगा, क्योंकि पेपर को देख के हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, क्योंकि पेपर अभी तक अवेलेबल नहीं है। सुन, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया वो आया, एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन यूनिट डिस्क एंड एफ -1/2 इज इक्वल टू 0। ये शिवाज लेमा पे बेस्ट क्वेश्चन है। और शिवाज लेमा का जो स्टेटमेंट होता है वो हमारे पास ये होता है, दैट इज एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है z माइनस ए 1 माइनस ए बार z। अगर मैं यहां पे a की वैल्यू 0 कर दूं, है ना, मतलब यहां पे देखो अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको वैल्यू 0 दे रखी है तो हम ये यूज करते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास जीरो पे कोई वैल्यू 0 आ रही है, राइट, तो उस वाले केस में यहां पे a को 0 रखेंगे तो यहां पे मॉड एफ जेड इज लेस देन मॉड जेड आ जाता है। क्लियर है? तो उस वाले केस में आपने वो थ्योरम पढ़ी होगी, राइट। बट यहां पे अगर किसी दूसरी वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही, जैसे यहां पे देखेंगे तो -1/2 पे 0 आ रहा, मतलब a की वैल्यू हम यहां पे क्या रखेंगे भैया, -1/2 रखेंगे, है ना। तो a इज इक्वल टू -1/2 रखेंगे तो यार ये आएगा मॉड एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू z प्लस 1/2। एंड इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो भी हमारे पास वो की वही वैल्यू आने वाली है। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, z/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास जो पॉइंट पूछा जा रहा है कि -1/5 पे क्या वैल्यू होगी, देखो दो तो हमारे पास डेरिवेटिव पे कंसेप्ट है और दो विदाउट डेरिवेटिव पे है। तो सुन, जो विदाउट डेरिवेटिव वाला वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट z इज इक्वल टू माइनस का 1/5, है ना। यार ये वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए तो यार ये आएगा f माइनस का 1/5 एंड लेस देन इक्वल टू, सुनिए रखेंगे माइनस का 1/5 प्लस का 1/2 एंड 1 एंड ये -1/5 रखेंगे तो 1/10 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। देन ये आएगा f माइनस का 1/5 लेस देन इक्वल टू, बटा इसका एलसीएम ले लेंगे 10, तो यार ये आएगा हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 5 एंड यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9/10 आ जाएगी, राइट। अगर आप देखेंगे तो सुन 10 से 10 हमारे पास यहाँ पे क्या भैया कैंसिल हो रहा है। देन हम इसको देखेंगे यहाँ पे तो यार ये आएगा हमारे पास 3, है ना, और नीचे हमारे पास यहाँ पे 9 वैल्यू आ रही है। तो आप देखेंगे सुन, तो f यहाँ पे माइनस का 1/5 इज लेस देन इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुन, 1/3 आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1/3 से छोटी आ रही है। इसमें दोनों ही हमारे पास गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये 1/5 से छोटा है, यहाँ पे ये 1/2 से छोटा है। अब इसमें यहाँ पे गलत कर सकते हैं कि एफ जेड जो होता है मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड होता है, पर यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट नहीं यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है वो -1/2 पे 0 दे रखा, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, डेरिवेटिव पे शेवाज लेमा का एक कंसेप्ट और होता है जो कि डेरिवेटिव के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है तो उस वाले केस में मॉड यहाँ पे हमारे पास एफ डैश ए इज लेस देन इक्वल टू, ये आएगा 1 माइनस मॉड एफ ए अपॉन 1 माइनस मॉड ए का स्क्वायर। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। अगर आप देखेंगे तो यार ये हम यहाँ पे इसको करेंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए ए की, है ना। तो यार एफ डैश इज इक्वल टू माइनस का 1/2 लेस देन इक्वल टू, सुन यहाँ पे हमारे पास एफ है, एफ -1/2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 आ रही है एंड 1 माइनस बेटा -1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 3/4, तो 4/3 हमारे पास वैल्यू आएगी। मतलब एफ डैश माइनस का 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 4/3। तो सुन यहाँ से हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, मतलब डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ सी टू सी बी द कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड बाय एफ जेड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर मॉड जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बोल रहा है कि एफ जेड इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर ऑल जेड। तो यार ये हमारे पास रियल वैल्यूड नहीं होगा, सुन ये रियल वैल्यूड हो जाए, क्योंकि मॉड जेड है तो सुन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड लेंगे तो वो रियल हो जाता है, पर यार ये हमारे पास नहीं है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि एफ जेड इज इक्वल टू 1
फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c बाय पाइथागोरियन आइडेंटिटी। तो सुन यहाँ पे अगर बात करेंगे कि fz की वैल्यू 1 हमारे पास किसके लिए आएगी, तो अगर ये बोल रहा है कि हर z के लिए अल्टीमेटली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 आता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं z की वैल्यू कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे कि मैं लेता हूं z इज इक्वल टू आयोटा, राइट। तो z इज इक्वल टू आयोटा लेंगे तो सुनिए आएगा साइन स्क्वायर आयोटा प्लस ये मोड आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, सुन 1 हो जाती है। तो कॉस स्क्वायर 1 की जो वैल्यू आ रही है भैया वो कभी भी हमारे पास 1 नहीं होती है, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास ये बोला फॉर ऑल z, मतलब हर z के लिए ये fz 1 होगा, भैया ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। इफ fz इज नॉट एन इंटायर फंक्शन, भैया fz हमारे पास यहाँ पे जो होगा वो इंटायर फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर z तो चलो ठीक है हम बोल सकते हैं इंटायर फंक्शन है, तो यार ये हमारे पास इंटायर नहीं होता, ये इंटायर है बट दिस इज नॉट इंटायर फंक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुन डी ऑप्शन के बारे में। तो ये बोल रहा है कि fz हैज फाइनाइटली मेनी जीरोस ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे फाइनाइटली मेनी जीरोस देगा। तो एक काम करते हैं, जहां पर भी z है वहां पे क्या रख दो, सुन मैं आयोटा y रख के देखता हूं कि भैया इसकी वैल्यू क्या आ रही है ना, क्या जीरो आ रही क्या। तो यहां पे अगर देखेंगे तो साइन स्क्वायर आयोटा y एंड प्लस ये आएगा कॉस स्क्वायर, सुन मॉड है तो यार ये तो हमारे पास y हो जाएगा बराबर, हम क्या कर देंगे भैया जीरो पुट करके देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं क्या हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आ रही है। यहाँ पे सुन हम जानते हैं कि साइन आयोटा y जो होता है वो हमारे पास होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक y, हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो यार यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया आयोटा, और सुन स्क्वायर है तो सुन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक y और स्क्वायर हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो सुनिए आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू cos स्क्वायर y। और जब यहाँ पे कोई वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसपे ये दोनों आपस में बराबर आ जाए, ऐसा कोई हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब कोई भी इमेजनरी जो होगा उस पे यहाँ पे ये पूरा फंक्शन जीरो नहीं होगा, मतलब वो कोई जीरो यहाँ पे नहीं देगा। सो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, रिमेनिंग ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू। तो सुनिए यहाँ पे ऑर्डर 8 के हम देख लेते हैं कि ऑर्डर 8 के हमारे पास कौन कौन से ग्रुप होते हैं, है ना। तो ऑर्डर 8 की बात करें तो जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं मैं उनको हमेशा बताता हूँ लगभग 1 से लेके 12 ऑर्डर तक या 14 ऑर्डर तक मैंने इस बच्चों को समझा रखा है कि भाई इवन हमारे यूट्यूब पे भी ये अपलोड है कि किस किस टाइप के ग्रुप होते हैं। तो अगर मैं 8 ऑर्डर की बात करूं तो एक हमारे पास Z8 होता है, एक होता है Z4 इंटू Z2, एक होता है हमारे पास Z2 इंटू Z2 इंटू Z2, एक हमारे पास Q8 होता है और एक हमारे पास यहाँ पे D4 होता है, राइट। सुन ये हमारे पास 8 ऑर्डर के ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन जी। तो यार इसके अंदर 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, इसके अंदर 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, बट सुन यहाँ पे 4 ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर का होगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। इफ देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन जी देन जी इज अबिलियन। ये बोल रहा है कि अगर उसके पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो वो हमेशा एक अबिलियन ग्रुप होगा। तो यार ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक ही ग्रुप हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं, और हम जानते हैं ये ग्रुप हमारे पास क्या होता है भैया, अबिलियन ग्रुप होता है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोलेंगे इफ देयर आर एग्जैक्टली 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन जी देन जी इज अबिलियन। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट है तो वो जो ग्रुप होगा वो हमेशा क्या होगा भैया, अबिलियन हो जाएगा। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखो इसके जितने भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं, जैसे ये तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 4 ऑर्डर के जो एलिमेंट होंगे वो 2 ही होंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, तो यार एक हमारे पास हो सकता है 4,1 एंड एक हमारे पास 4,2, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। हम जानते हैं 5 4 की वैल्यू ये 2 इंटू 1 आएगा, एंड सुनिए भी 2, तो यहाँ पे हमारे पास 4 एलिमेंट ही होते हैं। अगर मैं Q8 की बात करूँ तो Q8 में प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस जे प्लस माइनस की, यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑर्डर 4 होता है, राइट। बट सुन ये जो Q8 है यार ये हमारे पास अबिलियन नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट बात करेंगे इफ देयर आर एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन जी देन जी इज अबिलियन। ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली अगर हमारे पास यहाँ पे 4 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होंगे तो उस वाले केस में जी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अबिलियन हो जाएगा। पर हम D4 की बात करें तो सुन D4 के अंदर हमारे पास 4 ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं वो 5 4 होते हैं, दैट इज इक्वल टू 2, और हम जानते हैं कि भैया ये हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। तो सुन ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो अगर आपको ग्रुप के ऑर्डर के बारे में आइडिया की पर्टिकुलर मतलब 15 ऑर्डर तक के आपको पता पड़ जाए कि 15 ऑर्डर तक जितने भी हमारे पास ग्रुप है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड एस जी डिनोट द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी देन। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे अगर आपको ऑर्डर के बारे में पता है प्लस यहाँ पे सब ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि लगभग 10 तक के जो ग्रुप है उनके अगर आपको सब ग्रुप के बारे में आइडिया हो जाए तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास एसजी है वो कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप है ना, कि उसके पॉसिबल सब ग्रुप का कलेक्शन जो है उसको यहाँ पे हमने एसजी को एसजी नाम दिया है। तो बोल रहा है कि जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप एंड उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप जो है वो हमारे पास यहाँ पे दोनों के बराबर है। तो जी और जी डैश दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे भैया, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो सुन अगर मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ले लूं, एक मैं ले लेता हूं, तो सुन S3। हम जानते हैं कि S3 के हमारे पास जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होते हैं S3 की बात करिए, S मैं इसको G ले लेता हूं, G इज इक्वल है ना, तो SG की बात करो तो यार यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो सब ग्रुप होंगे वो कितने होते हैं। सुन यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं, एक तो 1 ऑर्डर का हमारे पास होगा, देन एक हमारे पास 2 ऑर्डर के 3 होंगे, 3 ऑर्डर का 1 होगा एंड एक हमारे पास खुद ही हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 1 5 और 6, टोटल 6 हमारे पास यहाँ पे सब ग्रुप आ जाते हैं। दूसरा एक और मैं ग्रुप यहाँ पे लेता हूँ, दैट इज क्वाटर्नियन ग्रुप G डैश, है ना, मैंने इसको ले लिया Q8। इसमें Q8 अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी लाइक क्वाटर्नियन ग्रुप होता है तो हम जानते हैं कि 1 ऑर्डर का एक ग्रुप होता है, 2 ऑर्डर का हमारे पास एक होता है, दैट इज 1 एंड -1। उसके बाद +-1 +-1 +-1 +-j +-1 +- के 3 ये और हो जाते हैं, राइट। तो 3 और 1 4 और 1 5 और 1 खुद ही हो जाता है, तो 6 हमारे पास यहाँ पे इसके सब ग्रुप आ जाते हैं, राइट। तो यार भैया ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं यार, पर ये दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं होते हैं भैया, गलत बात बोल रहा है, राइट। इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल हम प्राइम वाला लेते हैं, कोई भी दो प्राइम ऑर्डर के ग्रुप ले लो। मान लीजिए मैंने ले लिया Z7 एंड Z11। भैया हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होता है उसके हमेशा दो ही सब ग्रुप होते हैं, राइट। एक तो हम जानते हैं Z1 होगा, एक हमारे पास Z7 होगा। भैया यहाँ भी Z1 होगा, Z7 होगा। भैया दोनों के हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप सेम आ रहे हैं, राइट, पर सुनिए दोनों एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो यार ये भी एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर है। बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि SG इज इक्वल टू 4। अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसके सब ग्रुप 4 हो, है ना, नंबर ऑफ सब ग्रुप 4 हो, देन उसका जो ऑर्डर होगा वो P पावर है, मतलब प्राइम की पावर उसका ऑर्डर होगा फॉर P इज प्राइम एंड M इज एनी नेचुरल नंबर। तो एक काम करते हैं, ऐसा एक ग्रुप पकड़ते हैं जिसके 4 हमारे पास यहाँ पे सब ग्रुप होते हैं। मैं काम करता हूँ Z6 ले लेता हूँ, राइट। तो Z6 लेते तो इसके सब ग्रुप क्या होंगे, सुन Z1 Z2 Z3 एंड Z6। भैया इसके 4 सब ग्रुप है, पर इसका जो ऑर्डर है वो प्राइम की पावर नहीं है, मतलब 6 को आप किसी प्राइम की पावर में नहीं लिख सकते आप, राइट। ये P इंटू Q टाइप का ग्रुप है। भैया गलत बात बोल रहा है ये भी, है ना। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसके नंबर ऑफ सब ग्रुप 5 है तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। भैया K4 ले लो, राइट। क्लींस 4 ग्रुप जो होता है इसके हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होते हैं, एक तो Z1 टाइप का होता है, इसमें Z2 टाइप के इसके 3 सब ग्रुप होते हैं, याद है ना, H1 H2 एंड H3, है ना, आइडेंटिटी A आइडेंटिटी B आइडेंटिटी AB, है ना। एंड एक हमारे पास खुद K4 हो जाता है। तो एक तो ये 3 ये और एक 4, है ना, 5, टोटल 5 हो गए। पर यार भैया K4 जो होता है वो तो हमारे पास साइक्लिक नहीं होता है, भैया ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट बोला कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। देखो जब भी देयर एग्जिस्ट आ जाता है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n सच दैट SG इज इक्वल टू n, मतलब जितना उसका ऑर्डर है उतने ही उसके सब ग्रुप होंगे। Z2 ले लो भैया, Z2 हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप है, इसका ऑर्डर 2 है, हम जानते हैं इसके सब ग्रुप भी कितने होते हैं भैया, 2 ही होते हैं, क्लियर है। तो यार ये एग्जांपल ले सकते हैं, और देयर एग्जिस्ट बोला है तो यार एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गामा RT इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा प्लस R e की पावर 2 पाई आयोटा टी एंड I हमारे पास ये दे रखा है। तो आपसे बोला जा रहा कि भैया इसके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, है ना, वो इसकी जो R हमारे पास अलग अलग वैल्यू, जो कि रेडियस R है, इसकी अलग अलग वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे I की वैल्यू दे रखी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो सर्कल होता है उसकी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, सुन, Z माइनस C इज इक्वल टू R होती है। कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिखते हैं, Z माइनस C इज इक्वल टू R e की पावर आयोटा थीटा, या Z इज इक्वल टू C प्लस R e की पावर आयोटा थीटा। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, तो रोने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल सी बात ये यहाँ पे बोल रहा है। तो सुन, ये जो पहला होता है ये सेंटर को डिनोट करता है, और यहाँ पे जो R होता है ये इसकी रेडियस को डिनोट करता है।
अगर मैं बात करूं तो इसका जो सेंटर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 प्लस आयोटा, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, 1 दे रखा है। क्लियर है? अब हमें इन सभी ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, पर मुझे लगता है पहले इसके पोल के बारे में देख लेते हैं कि भैया हमारे पास tan z के पोल क्या आ रहे हैं ना, क्योंकि जो भी हमारे पास रेसिड्यूज की वैल्यू आती है या इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो हमेशा उसके सिंगुलरिटी पे आती है ना। तो यार ये आएगा साइन z अपॉन कॉस z एंड डी जेड। हम जानते हैं इसको इसके पोल निकालेंगे तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे, तो कॉस z की वैल्यू हमारे पास किसके लिए होती है भैया, एक तो हमारे पास 0, सुनिए आएगा हमारे पास π/2 माइनस π/2 3π/2 माइनस का 3π/2 है ना, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, सुन इस प्रकार से बहुत सारे पोल हमें यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है? मतलब 2n-1 π/2 एक तरह से हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं ना, मतलब ओड π/2 पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन इसके पोल्स हमें मिलेंगे। क्लियर? अब हमें ये देखना है कि भैया कौन इनसाइड लाइक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये बोल रहा है कि अगर r की वैल्यू 1 ले तो एक काम करते हैं, सुन यहाँ पे हमें 2,1 रेडियस है ना, तो सुन 2,1 तो x एक्सिस पे तो 2 आ रहा है, मतलब ये 2 है और ये 1 है, मतलब ये यहाँ पे हमारे पास सेंटर आ, दैट इज 2,1। अगर मैं इसकी रेडियस यहाँ पे 1 लेता हूँ है ना, तो सुन रेडियस 1 लूंगा तो भैया यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट को तो टच करेगा है ना, सुन यहाँ पे क्या होगा, सुन 2,1 x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 2 आ रहा है ना, और y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है, राइट? हाँ, तो ये 2,1 आ रहा है और इसका अगर हम सर्कल बनाएंगे तो यार यहाँ पे ये यू सर्कल बनेगा, ये सुन ये हमारे पास यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? अगर आप देखेंगे तो भैया हमारे पास कौन सा पॉइंट इसके इनसाइड लाई कर रहा है, तो भैया इनसाइड तो कोई भी हमारे पास लाई नहीं कर रहा है, और जो ये पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास कह रहा है, सुन अगर आप देखेंगे तो 2,0 आ रहा है, और यहाँ पे अगर पोल की वैल्यू देखेंगे तो π/2 दैट इज 3.14/2, तो यार ये तो हमारे पास 2 के करीब तो नहीं आ रहा है ना, बाउंड्री पे भी पॉइंट नहीं आ रहा एक तरह से देखा जाए तो इस वाले केस में इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, मतलब r इज इक्वल टू अगर हम 1 लें तो उस वाले केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी भैया, 0 हो जाएगी, राइट? मतलब ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सुन रेडियस 2 के बारे में, तो अगर मैं रेडियस 2 के बारे में बात करूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो रेडियस 2 में क्या जादू होगा हमारे पास है ना, तो एक काम करते हैं मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ। क्लियर है ना? मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं रेडियस 2 के बारे में बात करता हूँ कि जब रेडियस 2 होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो अगेन हमारे पास वही 2,1 और रेडियस 2 होगी तो ये तो इसको टच करेगा भैया है ना, टच करेगा तो भैया ये ऐसा घूम के यूं जाएगा, सॉरी स्टूडेंट, ये ऐसा घूम के ये यूं जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये और ये क्या, ये एक बार बता दो हमें। तो अगर सुन यहाँ पे अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो मैं आराम से यहाँ पे निकाल सकता हूँ। सुन यहाँ से हम जानते हैं कि इसकी जो रेडियस आ रही है वो हमारे पास क्या है, सुन रेडियस तो 2 आ रही भैया है ना, हमें रेडियस के बारे में पता है, प्लस हमें ये कोऑर्डिनेट पता है भैया, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, सुन ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये हमारे पास 1 आ रहा है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, 4 में से √3 होगी, राइट? √3। और सुन ये पॉइंट जो आ रहा है ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास क्या रही है, सुन √3 आ रही है। क्लियर है? अब हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 में से √3 गया, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो आएगा 2 माइनस √3,0, और ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2 प्लस √3,0, राइट? ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन इसका पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे π/2 की बात करी जाए तो π/2 की जो वैल्यू होती है वो आती है 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज 1 पॉइंट आई थिंक बात करिए 1.6 समथिंग आएगी यहाँ पे ना, 667 समथिंग आएगी, राइट? तो 1.67 समथिंग जो आएगी वो तो इनसाइड ही लाई कर जाएगा हमारे पास यहाँ पे, राइट? अगर मैं बात करूँ सुन यहाँ पे 3 इंटू π/2 है ना, तो सुन यहाँ पे अराउंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन मेरे हिसाब से 1.6 है ना, 1.6 इंटू 3 तो 4.8 के आसपास आएगी ना। तो 4.8 क्या हमारे पास 2 प्लस √3 की बात करी जाए तो √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.71 के आसपास होती है ना, तो ये 3.71 तो भैया ये तो बहुत हमारे पास पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये जो पॉइंट होगा सुन ये हमारे पास इनसाइड लाई कर जाएगा, मतलब हमें एक पोल यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सुन इसका रेसिड्यू हम जानते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या है, सुन 2πr हो जाएगा। तो हमें r की वैल्यू निकालनी है, एक काम करते हैं सुन r को लेके कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे मैं कुछ रो मान लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेसिड्यूज को रो मान रहा हूँ है ना। तो सुन रेसिड्यूज हमारे पास क्या आएगा, लिमिट z टेंड्स टू π/2 एंड ये आएगा सुन z माइनस π/2 और यहाँ से आएगा सुन साइन z इंटू कॉस z, याद है ना? ठीक है, सुन fz आता है, ये आएगा। अब हम जानते हैं सुन जहाँ पर 0 नहीं हो रहा है वहाँ बेटा यहाँ पे जैसे π/2 रखोगे 0 नहीं होता, यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो साइन π/2 1 हो जाता, तो ये आएगा लिमिट z टेंड्स टू π/2 एंड z माइनस π/2 अपॉन कॉस z है ना।
सुन अब देखो ये 0/0 हो रहा है, जब भी 0/0 होता है तो डी एल हॉस्पिटल लगाते हैं ना, तो लिमिट z टेंस टू π/2, सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होगी और cos का जो होगा वो माइनस का साइन z हो जाएगा। सुन z की जगह π/2 रखोगे तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। सुनिए -1 उठा के यहाँ रखेंगे तो भैया यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2πi, मतलब हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट आएगा। और सुन सेम कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन एग्जाम में बने थे, है ना, सेम टू सेम। देखो एक और क्वेश्चन डिक्टो इसी कंसेप्ट पे बना है ना, वही सेम z माइनस सी इज इक्वल टू आर वाला, है ना, वही सब मैंने बोला था, z माइनस सी इज इक्वल टू आर। तो z को हम क्या लिख सकते हैं सुन, c प्लस आर, है ना, क्या लिख सकते हैं सुन, c प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा, है ना। और हम जानते हैं सुन यहाँ पे c जो आएगा वो 1 प्लस आयोटा, मतलब इसका जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा सुन 1,1 आएगा। और रेडियस हमारे पास यहाँ पे 1 दे रखी है, देखो सुन रेडियस 1 दे रखी है यहाँ पे, है ना। और रेडियस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है भैया, 1 दे रखी है। क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे एक बात, ये तो हमने R2 के बारे में बात करी, है ना। सुन R1 में एक काम करता हूँ, सुन ये जो रेडियस है वो हमारे पास R2 है और इसकी वैल्यू 1 दे रखी, राइट। अब मैं R2 की बात करूँ तो सुन ये वाला जो है, इस वाले केस में इसका जो सेंटर आएगा वो 0 0 आएगा, है ना। और हमारे पास R1 है वो क्या आएगा सुन 1 आएगा। क्लियर। तो दो अलग अलग, क्योंकि R1 और R2 करके हमें दे रखा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब पहला ऑप्शन हम R1 को निपटते हैं ना, सुन R1 ऑप्शन ये आ रहा है, R1 ऑप्शन ये आ रहा है, तो इन दोनों को निपटते हैं, है ना। अब ये देखते हैं सुन z साइन z, सुन z साइन z की बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे पास z = 0 एक पोल आएगा, और साइन z की अगर सीरीज खोलते हैं तो सुन आएगा z माइनस z³ 3 तो z भी कॉमन आ रहा है, तो z ऑलरेडी बाहर है और z कॉमन आ रहा है, तो z स्क्वायर हो जाएगा, और z स्क्वायर = 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे z = 0 पे 2 ऑर्डर का पोल मिलेगा। कितने ऑर्डर का पोल मिलेगा भैया, 2 ऑर्डर का हमें पोल मिलेगा, राइट। और जब 2 ऑर्डर का पोल मिलेगा मतलब हमारे पास जो पोल आएगा वो 0 0 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर 0 0 वैल्यू आएगी तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वाला डायग्राम लेते हैं। तो 0 0 जो है अगर हम देखेंगे तो सुन ये 0 0 इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो सुन यहाँ पे हमारे पास 1 रेडियस का सर्कल है ना, और हम जानते हैं कि 0 0 इनसाइड लाई करेगा मतलब इसके रेसिड्यूज की वैल्यू आएगी, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा सुन z अपॉन ये आएगा z साइन z dz, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है सुन 2πi इंटू आर हो जाता है। सुन आर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रेसिड्यू होता है। सुन रेसिड्यू निकालने का हमारे पास 2 तरीका हो सकता है। एक तो तरीका जो मैंने अभी आपके सामने बताया, 2 ऑर्डर का पोल है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आर = मैं यहाँ ले लूँ सुन लिमिट z टेंस टू 0, है ना, z माइनस 0 का होल स्क्वायर देन 1/z साइन z, और यहाँ पे d/dz आ जाएगा और 1/1 फैक्टर आएगा, राइट। पर सुन ये थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप इसका z से z कैंसिल करोगे तो z/sin z आएगा, फिर अपन u/v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे, हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ा गेम नहीं, चलो करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कितना लंबा दिखता होता है ना, पता पड़ेगा, है ना। सुन यहाँ पे आएगा लिमिट z टेंस टू 0, है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास d/dz, सुन एक z से z कैंसिल कर दिया, z/sin z आएगा। सुन यहाँ पे मैं इसका डीएल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, तो लिमिट मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। तो यार डिफरेंशिएशन करूँगा, साइन z को छोड़ा, इस z का तो 1, इसको छोड़ा तो यहाँ पे आएगा cos z डिवाइडेड बाय नीचे आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर z। अब देखो सुन 0/0 आ रहा है यहाँ पे, है ना, लिमिट रखने पर। तो भैया जब भी 0/0 आता है तो हम क्या करते हैं भैया, इसका डीएल हॉस्पिटल लगा दो, साइन का हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे cos z, है ना। सुन यहाँ पे करेंगे तो सुन ये cos z आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इस z को छोड़ा और cos का करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास sin z। सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू करेंगे तो ये आएगा 2 sin z एंड cos z हो जाएगा, राइट। अगर आप देखेंगे तो यार ये हमारे पास ये से कैंसिल हो गया, और सुन sin z से sin z भी हमारे पास कैंसिल हो गया। सुन जहाँ पर भी z रख रहे हैं वहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो लिमिट सुन ये आएगा z टेंस टू 0, ये ऊपर आएगा z और नीचे आएगा 2 cos z, है ना। तो ये तो नीचे 2 आ रहा, ऊपर 0 आ रहा, मतलब इसके इंटीग्रेशन की हमारे पास की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भैया, 0 आ जाएगी। और जैसे 0 आएगी तो भैया यहाँ पे इसको रखेंगे तो उस वाले केस में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही भैया, 0 आ रही। मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया, करेक्ट आ जाएगा, और बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो ये कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नजर नहीं आती है। सिमिलरली अब आपसे ये बोला जा रहा कि भैया हमारे पास सेंटर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है भैया, 1,1 आ रहा है ना, 1,1 आ रहा है, और 1,1 आ रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास 1 है। सुनिए इसको भी टच करेगी और इसको भी टच करेगी ना, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसका सर्कल बनेगा। पर भैया हमारे पास पोल तो यहाँ हो रहा है भैया 0 0, ये तो आउटसाइड लाई कर गया, और आउटसाइड लाई करके तो भैया इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ए एन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सुन मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। पेपर इतना टफ तो नहीं था, पर हाँ कैलकुलेशन थी, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन थे, बट आप कर सकते थे।
स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल है, इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी मैथ्स के रैप पे करना चाहते हैं तो भैया हमारे कोर्सेज मैथ्स के रैप पे अवेलेबल है। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, स्टूडेंट 699 एंड 1099 पे अब आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप लेना चाहते हैं फॉर जून 2026 एंड दिसंबर 2026 के लिए। बाकी स्टूडेंट अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 399 में आपको गेट का कोर्स भी मिल जाएगा, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। स्टूडेंट IIT JAM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 26, 27, 28 के लिए भी मैथ्स के रैप पे कोर्सेज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।